वेलकम डियर व्यूअर्स। हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड 8616 जारी रखेंगे आज भी, और आज इसका यूनिट 4 डिस्कस करेंगे जिसका उन्वान है एवेल्युएटिव रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस यूनिट की आउटलाइन आपकी स्टडी गाइड के मुताबिक एंड उसमें पेज ऑफ कंटेंट पे ये आउटलाइन दी हुई है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, फाइनेंशियल ऑडिट्स, एकेडमिक ऑडिट और एडमिनिस्ट्रेटिव एवेल्युएशन। और इस डिस्कशन के सुनने के बाद हमें उम्मीद है कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, understand the concept of auditing, element and principles of academic as well as financial audit, or write an audit report of an academic institute or an organization. थोड़ा सा तारफ, हमने जो पिछले 3 यूनिट डिस्कस किए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसमें हमने एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ फंक्शंस बताए हैं और उनमें से एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन था एवेल्युएशन। और एवेल्युएशन आपको याद करा दूं, उस वक्त भी हमने इसकी तारीफ की थी। एवेल्युएशन और एवेल्युएटिंग एज ए फंक्शन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इज सिंपली डिटर्मिनिंग हाउ वेल एजुकेशनल पर्पसेस हैव बीन अचीव्ड, कि जिस मकसद के लिए वो अदारा कायम हुआ है क्या वो मकासद हासिल हो रहे हैं, और हो रहे हैं तो किस हद तक हो रहे हैं। इट इज़ द सिस्टमैटिक एक्विजिशन of assessment of information to provide useful feedback about some object, person or activity। और ये कोई एक जो है वो सीधा साधा किसी आम आदमी का, अनजाने का या जानने वाले का भी कोई ज़ाती ओपिनियन नहीं होता जो वो दे देता है। ये एक सिस्टमैटिक तरीके से एवेल्युएशन में हम जो इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठी करते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को हम एसेस करते हैं, चाहे वो एक इंसान हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे वो कोई एक्टिविटी हो, कोई कारकर्दगी हो, कोई कार्रवाई हो, कोई काम हो रहा हो। द पर्पज ऑफ एवेल्युएशन इज टू appraise the outcome and factors conditioning the outcomes of instruction and to improve the products and processes of instruction। तो मुख्तसरन इसका एवोल्यूशन का क्या मकसद है कि हम अप्रेज करते हैं, हम पैमाइश करते हैं, हम अंदाज़ा लगाते हैं, क्या देख के, आउटकम्स देख के, जाहिर है नताइज क्या हमारे सामने आ रहे हैं, और फिर जो क्या अवामिल है जो असरअंदाज हुए हैं इस आउटकम के ऊपर। और एजुकेशनल बैकग्राउंड के सिनेरियो में या किसी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जब हम बात करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगी जो उनके स्टूडेंट्स पास होके वापस कम्युनिटी में वापस लौट रहे हैं, वो उनकी प्रोडक्ट बताएगी कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कर रहे थे, या ये जो पढ़ाई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इसमें हो रही थी, ये किस हद तक मौसर थी या हमारे जो तवक्कुआत के मुताबिक थी। अब हम उस ख़ास कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं जो पहला हमने इस यूनिट में डिस्कस करना है, वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होती है जी? परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ द असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन ए सिस्टमैटिक वे। अब जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करते हैं तो कोई किसी एक फ़र्द के हवाले से हम बात कर रहे होते हैं कि उस फ़र्द के ज़िम्मे क्या काम था, उसकी जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या थी, वो टीचर था, वो एडमिनिस्ट्रेटर था, वो जो अकाउंटेंट था, वो किसी एजुकेशन सेटअप में उस बंदे ने कैसे परफॉर्म किया, क्या अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक उसने परफॉर्म किया या किया तो किस हद तक किया। इट इज़ ए डेवलपमेंटल टूल यूज्ड फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन। और the performance is measured against such factors
अब जब हम परफॉर्मेंस मेजर करते हैं तो जैसे हमने शुरू में कहा कि ये सिस्टमेटिक और साइंटिफिक तरीका है एवेल्यूएट करने का किसी की कारकर्दगी को। सो जब हम उसको एवेल्यूएट करते हैं तो हम ख़ास नुक्ते नगाह से एवेल्यूएट करते हैं कि उसको जॉब का नॉलेज कितना था, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट क्या थी, और इनिशिएटिव उसमें कितना था, लीडरशिप एबिलिटीज़ कितनी थी, सुपरविजन के हवाले से उसके क्या करदगी थी, वो किस हद तक काबिल निसार था, काबिल डिपेंडेबिलिटी उसमें कितनी है, यानी अगर उसको कोई काम दिया जाता है तो किस हद तक वो कर लेता है, कोऑपरेशन करता है अपने ऊपर वालों से, नीचे वालों से, साइड वालों से, और उसके जो फैसला करने की कुव्वत है वो क्या है, और वर्सेटैलिटी और उसकी फिर अपनी हेल्थ वो कैसी है कि मुख्तलिफ़ किस्म के काम वो कैसे सर अंजाम देते हैं, मुख्तलिफ़ नौइयत के काम, और उसकी अपनी सेहत की जो है वो कैसी है, क्या वो जॉब से मुताबिकत रखती है या नहीं। जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करते हैं तो फिलिपो जो एक बहुत जो प्रोमिनेंट किस्म का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के फील्ड में स्कॉलर है, उसने परफॉर्मेंस अप्रेजल की तारीफ यूं की है, और मैं कोट कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द सिस्टमैटिक, पीरियोडिक एंड an impartial rating of an employee's excellence in the matters pertaining to his present job and his potential for a better job. फिलिपो कहता है कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, जैसे यहाँ के हमने पहले भी कहा, एक सिस्टमेटिक तरीके से की जाती है, कुछ अरसे के बाद पीरियडिक होती है, और फिर ये इम्पार्शल होती है, अनबायस्ड होती है किसी भी एम्प्लॉय की कारकर्दगी के हवाले से, और किस हवाले से, उसकी जो है ना पर्सनल लाइफ की हमें कोई उसका ताल्लुक नहीं है, उसके प्रेजेंट जॉब के हवाले से, और फिर असेसमेंट के दौरान हम देखते हैं कि वो उसमें कितने पोटेंशियल है आइंदा के लिए कोई जॉब निभाने के लिए। अब पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, मैं तफसील में नहीं जा रहा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, टू जज द गैप बिटवीन द एक्चुअल एंड द डिजायर्ड परफॉर्मेंस, to help the management in exercising organizational control, to diagnose the training and development needs of the future, or to provide information to assist in the HR meaning human resources decisions like promotion, transfer, etc. ये जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल के मकासद होते हैं। और एक और भी इसमें ऐड कर ले, प्रोवाइड क्लैरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फंक्शंस टू बी परफॉर्म बाय द एम्प्लॉय। उसकी परफॉर्मेंस जब हम करते हैं तो उसको एहसास हो जाता है कि मुझे किस किस फील्ड में जो जज किया जा रहा है और किस किस फील्ड में मुझसे क्या क्या तवक्कुआत है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के? ये जब आप परफॉर्मेंस कर लेते हैं तो प्रमोशंस में वो काम आती हैं, फिर जो उनके अगर प्रोबेशन के ऊपर है तो कन्फर्मेशंस में काम आती हैं, फिर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट आइंदा के लिए उनको कोई कोर्स पे भेजना है या कोई और उसमें कोई स्पेशलाइजेशन करानी है तो उसमें काम आता है, फिर उसकी जो कॉम्पिटेंसी है हम देखते हैं क्या है और फिर उसको बिल्ड करते हैं, और फिर इम्प्रूव कम्युनिकेशन करता है बॉस और उसके दरमियान जिसकी रिपोर्ट लिखी जा रही है कि आपको इस निगाह से बॉस देख रहा है, ये उसके आपके बारे में ओपिनियन है। और फिर जब वो उसका अपनी कोई वजाहत पेश करता है तो वो भी म्यूचुअल जो एक दूसरे के नॉलेज के लिए कन्वे हो जाती है। एवेल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम्स के लिए ये इसके ऑब्जेक्टिव्स में शामिल है, और फीडबैक और ग्रीवियंसेस, कोई जो है ना फीडबैक किसी को देनी हो कि आप ये क्या कर रहे हो, और फिर कोई ग्रीवियंसेस हो तो उनको उजागर करना हो। अब ये परफॉर्मेंस रिव्यू का एक सिंपल सा प्रोसेस है कि हम प्लान करते हैं, फिर हम उसको मॉनिटर करते हैं,
پھر ریویو کرتے ہیں اور پھر ریوارڈ میں یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اگر اس کی کارکردگی بہت اچھی ہے تو اس کو انکریمنٹ کی شکل میں، اس کے پروموشن کی شکل میں، اور اگر اس کی کارکردگی اچھی نہیں ہے تو کوئی وارننگ کی شکل میں، ایکسپلینیشن کی شکل میں، یا ایون ڈی گریڈنگ کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ ڈیویلپ دی اسٹینڈرڈز فار ایویلیویشن، جب ہم کوئی ایویلیویشن کرتے ہیں تو پہلے ہم اسٹینڈرڈز لے ڈاؤن کر دیتے ہیں، اور جن کو ایویلیویٹ کرنا ہوتا ہے ان کو کنوے کر دیتے ہیں کہ پرفارمنس اسٹینڈرڈز کیسے ہیں، کیا ہیں، اور عام طور پہ پرفارمنس اسٹینڈرڈز آر بیسڈ آن پوزیشن ناٹ آن انڈیویجول۔ ہم اس جاب کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ اس جاب پہ جو بھی ہوگا اس کے لیے اس سے یہ توقع کی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کیونکہ اگر مسٹر ایکس وہاں پہ پوسٹ ہو جائے تو ہم کہ مسٹر ایکس کے سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں، نہیں، وہ اس جاب کی توقعات عام طور پہ ہوتی ہیں جو اس سے کوئی انڈیویجول کوئی آتا جاتا رہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر جو ایویلیویشن جس چیز کی کر رہے ہوتے ہیں وہ آبزرویبل ہوتی ہے، ہم اس کو آبزرو کر سکتے ہیں، اس کو گریڈ کر سکتے ہیں، اس کو گاج کر سکتے ہیں، اس کو ریٹ کر سکتے ہیں۔ سو اسپیسیفک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں یہ، اور پھر میننگ فل، ریزنیبل اور اٹینیبل ہوتی ہے۔ کوئی بھی جو اسٹینڈرڈز ہم لے ڈاؤن کرتے ہیں وہ جو ہے ایسے ہوتے ہیں جو ریزنیبل ہوتے ہیں اس بندے کی کوالیفیکیشن کے مطابق، اس کے ایکسپیرینس کے مطابق، اس کے نالج کے مطابق، اور اس کے جو ہے وہ لیول کے مطابق، اور اس کو وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں دی اسکائی از دا لمٹ، جی آپ نے تارے توڑ کے لانے ہیں، ایسی نہیں ہے بات۔ ایکسپریسڈ ان ٹرمز آف کوانٹٹی، ہم عام طور پہ جو ایویلیویشن کرتے ہیں وہ سبجیکٹو نہیں ہونی چاہیے، وہ آبجیکٹو ہونی چاہیے عام طور پہ۔ کوالیٹیٹو بھی ہم ڈسکرپٹیو بھی ہو جاتے ہیں، کوالیٹیٹو بھی ہم ایویلیویشن میں اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں، لیکن جو اس کا بلک ہوتا ہے اس کو ہم پروو کرتے ہیں کوانٹیفائی کر کے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے نا اس کو جو بھی ہم ایکسپریس کر رہے ہیں وہ کوانٹیٹیو فارم میں، کوالیٹیٹو فارم میں، اور ٹائملی لیس، وقت کے اوپر، اور اس کی کاسٹ، سیفٹی اور آؤٹ کمز ان کی شکل میں ہم بتاتے ہیں کہ یہ اتنا جو ہے ہماری اس کے اوپر جو ہے نا خرچ آیا، اور اس سے ہم نے یہ اتنا گین کیا۔ اگر پاسبل ہو تو ہم پریسائز ٹرم میں یہ بھی بتاتے ہیں۔ پھر پرفارمنس اپریزل اور جاب انالیسس کا آپس میں تعلق بنتا ہے جی۔ جاب انالیسس ہے ڈسکرپشن آف دا ورک اینڈ امپلائی ریکوائرڈ ان پرٹیکولر جاب، جیسے ہم نے کہا ہم اس کو جاب کو بالکل تجزیہ کر کے، کلیئریفائی کر کے ڈسکرائب کر دیتے ہیں، بھائی یہ آپ سے ریکوائرڈ ہے۔ پھر پرفارمنس اسٹینڈرڈز، اور وہ جو ہم نے اس کو بتایا ہوتا ہے کہ یہ ریکوائرڈ ہے، اس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں جاب ریکوائرمنٹ انٹو ایکسیپٹیبل اینڈ ان ایکسیپٹیبل لیول، بتا دیتے ہیں کہ جاب آپ کا ریکوائرمنٹ، آپ کی ذمہ داری یہ ہے، یہ لیول ایکسیپٹیبل ہے اور اس سے یہ لیول ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور پھر جو آخر میں ہم اس کو یہ بھی کلیئر کر دیتے ہیں کہ پرفارمنس اپریزل جو ہوگی اس کو ہم ڈسکرائب کر دیتے ہیں کہ ڈسکرائب دی اسٹرینتھ، weakness, abilities and competencies of an employee in relation to the job۔ جب ہم اس کی پرفارمنس اپریزل کر دیتے ہیں تو ہم اس کو بالکل کلیئر ہوتا ہے، میری جاب کی ڈسکرپشن یہ تھی، مجھ سے یہ سٹینڈرڈ ریکوائر ہوتے تھے، اور اب جو میری پیمائش کی گئی ہے، اپریز کیا گیا ہے، ماپا گیا ہے، ایویلیویٹ کیا گیا، اس کے مطابق میری خامیاں اور خوبیاں، ہر انسان میں خامیاں خوبیاں ہوتی ہیں، تو اس کا لیول کیا تھا، ٹھیک ہے، اور جو کمپیٹنسی ریکوائرڈ تھی وہ کس حد تک وہ اس کے اوپر پورا اترا۔ اب ہم زیادہ جو ہے اس کے امپورٹنٹ سیکشن کی طرف جا رہے ہیں اپریزنگ پرفارمنس میں۔ اس میں ہم نے جو میتھڈس کیا، یہ آبجیکٹیوز ہم نے بات کر لی، پرپز ہم نے بات کر لی، ریکوائرمنٹ بات کر لی، اب اس کو ہم نے بار لفظ استعمال کیا، ہم سائنٹیفک طریقے سے، سسٹمیٹک طریقے سے
अप्रेज करते हैं, तो उसके लिए फिर क्या मेथड इस्तेमाल करते हैं. सो न्यूमरस मेथड्स हैव बीन डिवाइज्ड टू मेजर द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, और ईच मेथड इज इफेक्टिव फॉर सम पर्पसेस फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन ओनली. इसलिए अब हर एक हम 5-7 जो मेथड्स आपके सामने रख रहे हैं, सारे मेथड हर किस्म की ऑर्गेनाइजेशन और हर किस्म के बंदे के लिए जो यूजफुल नहीं है. ये डिपेंड करता है वो ऑर्गेनाइजेशन किस किस्म की है और जॉब की नेचर किस किस्म की है. None should be dismissed or accepted as appropriate, except that they relate to the particular need of the organization and an employee. अब ये एक स्लाइड में वो मैंने पूरे निचोड़ निकाल के रख दिया कि परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स को दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स और मॉडर्न मेथड्स. ट्रेडिशनल मेथड जो हमारे रवायती मेथड चले आ रहे हैं वो हैं रैंकिंग मेथड है, पेयर्ड कंपेरिजन है, ग्रेडिंग मेथड है, फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, चेक लिस्ट मेथड है और ऐसे मेथड है. जबकि मॉडर्न मेथड जो है आजकल वो इस्तेमाल हो रहे हैं इस परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए, वो है मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव्स MBO, 360 डिग्री अप्रेजल, कॉस्ट अकाउंटेंट मेथड, असेसमेंट सेंटर्स और बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्किल्स. अब इस हर एक के ऊपर हमने एक एक स्लाइड जो है ना आपको दिखाई जा रही है और एक्सप्लेन किया जा रहा है ये हर मेथड क्या है. सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड्स की बात कर रहे हैं. हमने दो हिस्सों में तकसीम किया, ट्रेडिशनल मेथड्स और मेन मेथड. ट्रेडिशनल मेथड एम्फेसाइज रेटिंग द इंडिविजुअल पर्सनालिटी ट्रेट्स. जो भी उस इंसान की खुसूसियात हैं उसके ऊपर जोर देता है कि इसमें इनिशिएटिव कितना है, ये डिपेंडेबल कितना है, इसमें ड्राइव कितनी है, इसमें क्रिएटिविटी कितनी है, इसमें इंटेग्रिटी का क्या लेवल है, कितना इंटेलिजेंट है, इसमें लीडरशिप पोटेंशियल कितने हैं वगैरह वगैरह. जबकि जो मॉडर्न मेथड्स है वो ज़्यादा उसका जोर होता है कि ये जॉब की रिक्वायरमेंट थी और इसने क्या अचीव किया. वो ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं आउटपुट क्या थी उसने दी है और उसका वर्क की एवैल्यूएशन उसकी करते हैं. अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड से. इसमें पहला और बहुत पुराना कदीमी तरीका चला आ रहा है एसे अप्रेजल मेथड. जैसे कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है इसमें जो है जैसे आपको एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट नहीं लिखी जाती अगर किसी कोई सर्व कर रहा है तो किसी को अंदाज़ा हो. सिंपल उसमें जो है ना अंग्रेजी लिखी जाती है और इट इन्वॉल्व्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय बाय ए सुपीरियर. जो इसका इमीडिएट बॉस हो वो उसमें जो है वो अपनी ओपिनियन दे देता है. द डिस्क्रिप्शन इज एन एवेल्युएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल बेस्ड ऑन द फैक्ट्स and often includes examples and evidences to support information. A major drawback of this method is the inseparability of the bias of the evaluator. इसमें एक कमज़ोरी और ख़राबी नुक्स ये है कि अगर एवेल्युएटर कोई तअस्सुब रखता है, कोई बायस रखता है, तअस्सुब किसी किस्म का भी हो सकता है, मजहबी तअस्सुब हो सकता है, इलाकाई तअस्सुब हो सकता है, लिसानी तअस्सुब हो सकता है, किसी किस्म का भी अगर उसका उसमें पर्सनल जो बायस आ जाता है तो इस लिहाज से ये डिफेक्टिव मेथड है. दूसरा जो ट्रेडिशनल मेथड है वो स्टेट रैंकिंग मेथड. दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट टेक्निक्स ऑफ परफॉर्मेंस. और इस मेथड में द अप्रेजर रैंक्स द एम्प्लॉय फ्रॉम द बेस्ट टू द पुअरेस्ट. रैंक करता है, इसलिए रैंक से इसलिए कहते हैं स्टेट रैंक मेथड कि इसका क्या बनता है, इसकी रैंकिंग क्या बनती है. इट इज़ क्वाइट यूजफुल फॉर ए कंपैरेटिव एवेल्युएशन. फिर तीसरा है पेयर्ड कंपैरिजन. और इस मेथड में कंपेयर किया जाता है, जैसे लफ्ज़ से ज़ाहिर है पेयर के ये दो एम्प्लॉइज है, इसने इसकी ये परफॉर्मेंस है, इसकी ये परफॉर्मेंस है, इसका ये लेवल है, इसका ये लेवल है. So compares each employee with others in group one at a time. After all the comparison on the basis of the overall comparison, the employees are given the final ranking. फिर चौथा है critical incident method.
और ये मेथड जो है ये भी रेटिंग के हवाले से है। इसमें एवेल्युएटर रेट्स द एम्प्लॉय ऑन द बेसिस of critical events and how the employee behaved during those events। अब इस मेथड में जो है वो एम्प्लॉई जो एवेल्युएटर है वो ज़ाहिर है जो उसका बॉस होता है वो उसके पीरियड उस वक्त के दौरान में कोई जो वाक़यात हुए होते हैं उस वाक़यात में उस एम्प्लॉइज़ का जो बिहेवियर होता है जो उसमें जिस तरह उसने बिहेव किया होता है वो उसको स्टेट करके उसको बुनियाद बनाया जाता है। It includes both negative and positive points. The drawback of this method is that the supervisor has to note down the critical incident। अब उसको एक डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी कि फलाने दिन मैं राउंड पे गया तो ये क्लास में बैठा मोबाइल देख रहा था और क्लास शोर मचा रही थी। Field review. In this method, a senior member of the human resource department, a training officer, discusses and interviews the supervisors to evaluate and rate the respective subordinates। इसमें जो जैसे सर्वे नहीं किया जाता लेकिन सर्वे करने वाला एक ट्रेंड बंदा होता है जो उस जिस माहौल में वो बंदा काम कर रहा है उस माहौल में जो मुख्तलिफ लोगों की जिससे वो इन कांटेक्ट आता है जैसे स्टूडेंट हैं स्टूडेंट्स के वालिदैन हैं साथ वाले कोलीग्स हैं और इवन बॉसेस हैं उनसे वो इंटरव्यू करता है और फिर वो इसको फील्ड रिव्यू इसलिए कहते हैं और फिर उसको रिकॉर्ड करता है। इसकी जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग मेथड बट दिस मेथड हेल्प्स टू रिड्यूस द सुपीरियर्स बायस। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि एक बंदा जो सुपीरियर है जो उसका इमीडिएट बॉस है उसके ऊपर इन्हिसार नहीं करता। अब फिर आ गया चेक लिस्ट मेथड। द रेटर इज़ गिवन ए चेक लिस्ट। वो आपको क्वेश्चन टाइप लिस्ट पकड़ा दी जाएगी आप टिक करते चले जाएं तो वो द रेटर इज गिवन ए चेक लिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय ऑन द जॉब। द चेक लिस्ट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स on the basis of which the rater describes the on the job performance of the employees। फिर जो सातवां है ट्रेडिशनल मेथड वो है ग्राफिक रेटिंग। जैसा कि नाम से जाहिर है क्वांटिटी ऑफ वर्क इज असेस्ड इन ग्राफिक स्केल्स। ग्राफ के ऊपर उसको हम मार्क करते हैं और प्लॉट करते हैं इंडिकेटिंग डिफरेंट डिग्रीज ऑफ पर्टिकुलर ट्रेड। द फैक्टर टेकन इनटू कंसिडरेशन इंक्लूड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू ऑन द जॉब परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। फॉर एग्जाम्पल ए ट्रेट लाइक जॉब नॉलेज में बी जज्ड ऑन द रेंज ऑफ एवरेज अबव एवरेज एंड आउटस्टैंडिंग। और फिर आठवां ट्रेडिशनल जो ट्रेड जो है मेथड इसका अप्रेजल का वो है टू फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन। To eliminate the element of bias from the rater's rating, the evaluator is asked to distribute the employees in some fixed categories of rating like a normal distribution। ये स्टैटिस्टिक्स वाले जिन्होंने पढ़ी है वो जानते हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ऊपर हम प्लॉट करते हैं और फिर देखते हैं कि ज़्यादा जो है वो किस एरिया में वो जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो फॉल करती हैं। द रेटर चूजेस द अप्रोप्रिएट फिट फॉर द कैटेगरीज। अब हम मॉडर्न मेथड्स की तरफ आ रहे हैं और इसमें पहला है असेसमेंट सेंटर। और ये असेसमेंट सेंटर टिपिकली इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मेथड्स लाइक सोशल इनफॉर्मल इवेंट्स टेस्ट एंड एक्सरसाइजेज असाइनमेंट्स बीइंग गिवन टू ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज to assess the competence to take higher responsibility in future। ये हम स्पेशली अरेंज करते हैं जिसमें जो असेसमेंट सेंटर्स में उसको भेजा जाता है जहाँ पे एम्प्लॉइज़ को कोई काम दिया जाता है। एम्प्लॉइज़ आर गिवन एन असाइनमेंट सिमिलर टू द जॉब जिस किस्म का वो काम उनको करवाना है या कर रहे हैं तो और फिर देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है और उसके बेस के ऊपर उसको एवेल्युएट करते हैं। फिर दूसरा जो मॉडर्न मेथड वो इस्तेमाल हो रहा है वो है एंकर्ड रेटिंग स्केल्स। इट इज़ रिलेटिवली न्यू टेक्निक विच कंबाइंस द ग्राफिक रेटिंग की हमने पहले बात की है और क्रिटिकल इंसिडेंट में से दो मेथड हमने जो पहले बात कर चुके हैं उनका ये कम्बिनेशन है। इट कंसिस्ट ऑफ प्री डिटर्मिन्ड क्रिटिकल एरियाज ऑफ जॉब परफॉर्मेंस
Or in this method, an employee's actual job behavior is judged against the desired behavior by recording and comparing the behavior with bars, जो bars बनाते हैं हम ग्राफ्स के ऊपर. फिर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड, ये तीसरा मॉडर्न मेथड है. और इसमें ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड में हम कोशिश करते हैं टू फाइंड द रिलेटिव वर्थ ऑफ दीज एसेट्स इन टर्म्स ऑफ मनी, कि जो हमने एक बंदे के ऊपर कितना खर्चा आया है और फिर उसकी उस हिसाब से उसकी आउटपुट कॉस्ट बेनिफिट एक किस्म का कंपैरिजन करते हैं और फिर जज इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉय. और इसी को हम बात को आगे दूसरी स्लाइड पे भी कर रहे हैं. द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय इंक्लूड्स ऑल द एक्सपेंसेस, ये मैं पहले बात कर चुका हूँ, सारे फ्रिंज बेनिफिट्स वगैरह जो इसमें शामिल होते हैं. और फिर द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन, उसको कंपेयर करके देखते हैं कि कितना गैप है. और फिर पॉजिटिव जो चौथा मेथड है इसको हम कहते हैं 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड. अब ये 360 डिग्री मीन्स ऑल अराउंड, also known as multi-rater feedback, is the most comprehensive appraisal where the feedback about the employee's performance comes from the sources that come in contact with the employee in job. 360 degree appraisal has 4 integral components: self-appraisal, superior appraisal, subordinates appraisal, peer appraisal. अब इसमें हम क्या करते हैं, हम ओपिनियन लेते हैं उस बंदे के हवाले से, चारों तरफ जो लोग हैं, उसके बॉस जो है उससे भी लेते हैं ओपिनियन, जो सुपीरियर है उसको खुद कहते हैं अपनी जो है रेटिंग खुद करोगे, ये तो आपका जॉब था, आप किस हद तक आप इसके ऊपर पूरा उतरे हो. फिर जो सुबॉर्डिनेट्स हैं, सुबॉर्डिनेट बेहतरीन जानते होते हैं कि हमारा बॉस कितने पानी में है. और फिर कुलीग्स तो उनको एक टीचर दूसरे टीचर के हवाले से बड़ी अच्छी तरह जानता होता है कि साइड में उसकी क्लास चल रही है, वो क्या परफॉर्म कर रहा है. फिर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये क्लैरिटी ऑफ गोल्स इसमें है. इसमें यानी ऑब्जेक्टिव जो है वो बड़े क्लियर होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए और टाइम के ऊपर होने चाहिए. ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, इसके ऊपर हमें ये करना है. अब हम फाइनल इसकी दिखा रहे हैं आपको कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, अच्छी परफॉर्मेंस अप्रेजल कोई भी मेथड हम इस्तेमाल करें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. इट इज़ फैक्चुअल, हकायक पे मबनी होती है. इट इज़ फेयर, वो मुनासिब होती है, कोई ज्यादती नहीं होती, कोई बायस नहीं होता. इट डिस्क्राइब्स द होल पीरियड, वो किसी एक इवेंट की वजह से उसको आसमान पे नहीं चढ़ा देते, या एक इवेंट की वजह से उसको निचले लेवल के ऊपर नहीं फेंक देते. वो पूरे पीरियड के ऊपर, अगर साल है तो साल के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर मुनसर होती है. इट डिस्क्राइब्स द होल जॉब, इट हैज़ नो सरप्राइजेस, राइट. अब हम नेक्स्ट सब सेक्शन की तरफ जा रहे हैं इस यूनिट के, और वो है फाइनेंशियल ऑडिट्स. अभी तक हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल किया, यानी इंडिविजुअल्स को एवेल्युएट किया. याद रहे ये जो यूनिट है ये है एवेल्युएटिव एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से. सो जब उसमें किसी इंस्टीट्यूशन की हम एवेल्युएशन कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स की तो कर रहे हैं, साथ साथ हम उसकी माली हालत क्या है, फाइनेंशियल मैटर्स कैसी हैं, वो फाइनेंशियल मैटर्स के साथ तक वो उसको रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक जो है वो उनको मेंटेन किया जा रहा है. और फाइनेंशियल ऑडिट्स डिग डीप इनटू एन इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल सिचुएशन, probing accounting records, internal controls, policies, cash holding and other sensitive areas. ये बहुत जो है वो अपना तफसील से बात करने वाली है, लेकिन मैं चंद सारे स्टेप यहाँ पे आपको बता दूंगा. पहला स्टेप ये है, द फर्स्ट स्टेप इज टू गैदर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन such as sales receipt, invoices, bank statements, and forward it to the accounting department for processing.
आपको मुख्तसरन बता दूं कि हर अदारा उसके ऊपर माली जो है वो रूल्स रेगुलेशन उसके मुताबिक चल रहा होता है, और जब बजट आता है तो बताया जाता है ये इतना परसेंट सैलरीज के ऊपर खर्च होता, इतना परसेंट रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे खर्च होगा, इतना परसेंट जो है ना गाड़ियों और मशीनरी के रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे खर्च होगा, इतना पेट्रोल और ऑयल और लुब्रिकेंट्स के ऊपर खर्च होगा, इतना यूटिलिटी बिल्स के ऊपर खर्च होगा, और इतना स्टेशनरी के ऊपर खर्च होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। सो पहले जो जो देखने वाले ये देखते हैं कि जो रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक जो बजट अटैच हुआ है वो उसके मुताबिक दे लुक इनटू द रिकॉर्ड कीपिंग पॉलिसीज एंड चेक टू एंश्योर रिकॉर्ड्स आर करेक्टली स्टोर्ड प्रॉपरली। जो चीज़ें जो है ना वो जितना बजट जिसके लिए एलोकेट हुआ है उसके लिए खर्च हुए, फिर खर्च होने के लिए एक्सपेंडिचर पॉलिसी है कि इतनी अमाउंट के लिए इश्तार आपने देना है, इतनी के लिए आपने कोटेशन कॉल करनी है, फिर उसका बोर्ड ने लोअर्स को कोटेशन एक्सेप्ट करनी है, चीज़ आएगी, चीज़ को आप स्टॉक टेकिंग लेजर के ऊपर लेंगे, स्टॉक टेकिंग लेजर के ऊपर लेंगे, और फिर साथ अकाउंटिंग लेजर के में डेबिट क्रेडिट की एंट्रियां करेंगे, और फिर identify and review each element of accounting system, including individual accounts, debit, credit, journal entries, and the journal ledger and local ledger. जब आप चीज़ें लेजर के ऊपर चढ़ गई हैं तो फिर अगर आपने किसी को देनी है वो चीज़ तो इशू रिसीट होगा, फिर जब वो एक साल गुजर जाएगा तो उसका सर्वे बोर्ड होगा, जो चीज़ें सर्विस के काबिल है उनको रख दिया जाएगा, जो रिपेयर के काबिल है उनको रिपेयर करवाई जाएगी, जो कंडम लग गई है बेकार है बिल्कुल अब रिपेयर भी नहीं हो सकती उनको कंडम करके उससे जो पैसा मिले वो जमा करवाया जाएगा। सो चेक इनटू द इंस्टीट्यूशंस इंटरनल कंट्रोल क्वार्टरली बेस के ऊपर आमतौर पे हर 3 महीने बाद इंटरनल एक कमेटी बनती है जो अकाउंट्स वगैरह को चेक करती है, फिर और जो है ना एक्सटर्नल जो है वो ऑडिट वाले वो आते हैं उनसे चेक करवाते हैं, वो जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसको भी डिटेल करती है एक्सटर्नल ऑडिट के लिए, फिर कंपेयर इंटरनल रिकॉर्ड्स ऑफ कैश होल्डिंग्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर against external records, check the stored external records and compare selected transaction against internal record. और step 6 है analyze the institution's internal tax, साथ फिर जो जहाँ जहाँ टैक्स बनते हैं उन वहाँ टैक्स भी दिए जा रहे हैं और नहीं दिए जा रहे हैं, ये भी जो है वो फाइनेंशियल ऑडिट का हिस्सा होता है। अब फाइनेंशियल जैसे ऑडिट किया इसी तरह हम एकेडमिक ऑडिट भी एक टर्म है। एकेडमिक ऑडिट का मतलब है इंस्टीट्यूशन में जो एकेडमिक एक्टिविटी चल रही है उसके हवाले से जो है ना आपने उसकी एवेल्यूएशन करनी है, असेसमेंट करनी है, और द एकेडमिक ऑडिट इज़ अ फैकल्टी ड्रिवन मॉडल। फैकल्टी ड्रिवन मतलब जो टीचिंग फैकल्टी है वो इसको अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन करती है, कोलैबोरेशन देखती है, टीम वर्क देखती है और पीयर फीडबैक लेती है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन। ये जैसे स्टाफ रूम में बैठ के गप लग रही होती, ये गप नहीं होती, ये बाकायदा प्लान तरीके के साथ जो है ना एक एक चीज़ को साइंटिफिकली स्टडी किया जाता है, करिकुलम को देखा जाता है, पीरियड्स को देखा जाता है, वर्कलोड को देखा जाता है, उस वर्कलोड के डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाता है, फिर जो क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको देखा जाता है, और फिर उसमें जो है टेस्ट हुए हैं उसके रिजल्ट्स देखे जाते हैं, और इसी तरीके से अल्टीमेटली वो सारे जो इंस्ट्रक्शन का जो है उसको ये कवर करती है। So elements of academic audit, the audit may include structured interview, questionnaire, attendance at early scheduled meetings, document रिव्यू एंड एजेंडा। इसमें ये कोई चीज़ भी इस्तेमाल की जाती है इसमें एकेडमिक ऑडिट में, और द रिव्यू सेक्रेटरी बाकायदा एक टीम होती है और एक उसमें सेक्रेटरी होता है, रिव्यू सेक्रेटरी उसको कहते हैं, असिस्ट ऑडिट टीम मेंबर्स बाय एडवाइजिंग ऑन अप्रोप्रिएट कॉन्टैक्ट पर्सन्स इन द स्कूल वेयर द ऑडिट टू टेक प्लेस। सारी वो तफसील तय करता है, वो उसके वो प्रोग्राम बनाता है, और फिर द टीम लीडर असिस्टेड बाय रिव्यू सेक्रेटरी
agrees with the members of the audit team which team member will cover particular aspect of revenue. अब वो सब कमेटियां बना देते हैं और हर कमेटी को टीम लीडर बताता है कि उसने किस एस्पेक्ट के ऊपर स्टडी करनी है. द टीम लीडर अगेन असिस्टेड बाय द रिव्यू सेक्रेटरी agrees with the members of the audit team which team members will draft which part of the audit report. और फिर ज़ाहिर है purpose of the academic audit is to understand the existing system or assess strengths and weaknesses to ascertain whether the department centers are functioning efficiently और फिर टू आइडेंटिफाई द बॉटलनेक्स जो भी रुकावटें हैं उनको देखें उनको दूर करने के लिए रिकमेंडेशन भी दी जा सकती हैं. टू एवेल्युएट द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं चाहे जो मटेरियल है मैन है उनको जो इस्तेमाल किया जा रहा है क्या वो मैक्सिमम इस्तेमाल उनका हो रहा है यानी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन उनकी हो रही है कोई वेस्ट तो नहीं हो रहा. टू सजेस्ट द मेथड्स ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी इन एजुकेशन. और पीयर रिव्यू पीयर का मतलब होता है जो साथी होते हैं जो कुलीग्स होते हैं. ऑडिटर्स आर वॉलंटियर्स हु रिसीव ट्रेनिंग ऑन एजुकेशन क्वालिटी processes and audit methodology. और audit team आमतौर पे 2 से 4 members में come from any public or private institution. जो है वो अब आप बाहर से भी उनको मंगवा सकती हैं sister institution से भी. All departments are given the opportunity to nominate 2 peers for service on the academic auditor team. Audit visits are typically 1 day. और auditors meet with departmental leadership, faculty, students and other stakeholders. और फिर ऑडिटर आखिर में ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है किसी अदारे के हवाले से कि जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट उन्होंने जो देखे होते हैं. हाईलाइटिंग एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पलरी पनिशमेंट अच्छी प्रैक्टिसेस exemplary practices, noting areas of improvement, evaluating department's approach to educational quality practices, or program is being evaluated for performance funding purposes. और आखिर में हम इस यूनिट के आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एवेल्यूएशन. मैं आपको याद करा दूं कि जो किसी भी इंस्टीट्यूशन में एकेडमिक्स के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेटिव खालस एडमिनिस्ट्रेटर के काम होते हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं. जैसे कि जो है बिल्डिंग पूरी है उसको लुक आफ्टर करना है. बिल्डिंग के अंदर जो मटेरियल है मशीनरी है लेबॉर्ट्रीज हैं ग्राउंड्स हैं और वक्त के ऊपर डिस्टेंस पर पेंट है कोई टूट फूट है कोई बाथरूम्स की फिटिंग्स ख़राब हैं जो है ना वो और दीगर जो चीज़ें हैं और उनको मेंटेन करना बिजली पानी पंखा बैकअप सपोर्ट वगैरह इनको तमाम को देखना ये एडमिनिस्ट्रेशन हो रही होती है. और ये एडमिनिस्ट्रेशन गाड़ियां अगर हैं तो गाड़ियां वर्किंग कंडीशन में हैं रिपेयर मेंटेनेंस उनकी ठीक टाइम पे ऊपर हो रही है सर्विस टाइम पे ऊपर हो रही है पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेंट्स वगैरह उनको मिल रहे हैं उसकी रेगुलर फ्लो हो रही है. इन तमाम चीज़ों की जो है वो एवेल्यूएशन जो है ना उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव एवेल्यूएशन कहते हैं. और इट शुड फोकस ऑन स्कूल इम्प्रूवमेंट be performance based, include evaluated individual input जो भी administrative section में है, be agreed upon by involved stakeholders, be relevant to the administrative functions, be in line with the local expectation, और promote communication and collaboration, और फिर clearly define assessment procedures. और होल्ड एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंटेबल और रिवार्ड जो भी हो अच्छे भला काम को उसको हाईलाइट करना. स्टेबल एस जी विद दिस वी कम